नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल SK हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मन्नू भंडारी द्वारा रचित महाभोज नाटक, जिनका हम लोग 11 दृश्य जो कि डिटेल में जानेंगे। मित्रों, वीडियो लंबा होने के कारण इसे मैं 2 पार्टों में विभाजित की हुई हूँ। पहला पार्ट आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे भी देखना ना भूलेंगे। जो नए नए स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक यथाशीघ्र पहुँचे। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य भेदी वीडियो की पहुँच अधिक से अधिक छात्रों तक आसानी से हो सके, इसके लिए आप लोग शेयर करना वीडियो को ना भूलें अपने दोस्तों के बीच। मित्रों, कमेंट बॉक्स पर जाकर आप हमसे संबंधित वीडियो के बारे में अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे सारे वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अपने उपयोगी वीडियो को देख सकते हैं। नाटक में 11 दृश्य दिया गया है। पहले हम लोग इसका नाटक का कथानक जानेंगे। कथानक जो कि इस प्रकार से है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना उत्तर प्रदेश के सरोह गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। गांव के विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है। कहानी विशेषर उर्फ बिशु की मौत की घटना से शुरू होता है। सरोह गांव के हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना में दर्जनों व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी थी। बिशु के पास इस हत्याकांड के प्रमाण थे, जिन्हें वह दिल्ली जाकर समक्ष पदाधिकारियों को सौंपना चाहता है। बस्ती के लोगों को न्याय दिलवाना चाहता है, किंतु राजनीतिक षड्यंत्र और जोरावर के षड्यंत्र के कारण बिशु के चाय में 2 लोगों को भेजकर जहर मिलवा दिया जाता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। बिशु के मौत के बाद उसका साथी विश्वेश्वरी उर्फ बिंदा इस प्रतिशोध को जिंदा रखता है। बिंदा को भी राजनीति और अपराध के जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्रों द्वारा उसका प्रतिरोध इस नाटक को गति प्रदान करता है। पहला दृश्य जो कि इस प्रकार है। इस दृश्य में बिशु की माँ अपने बेटे के लाश के पास छाती पीट पीट कर रो रही है। बाप घुटनों पर सिर झुकाकर बैठा है। चारों तरफ लोग जमा हैं। माहौल में सनसनी और तनाव है। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिया पर परी पर मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गया है। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है, हालांकि एक आए दिन की तुलना में इस बार पुलिस थोड़ा मुस्तैद दिखती है। गांव में सभी लोगों को यह यकीन हो गया था कि बिशु की हत्या हुई है। आगजनी वाली घटना के कारण विशेषर की हत्या सिर्फ एक दलित युवक की हत्या नहीं थी, उस लोकतंत्र प्रणाली की हत्या थी जिसमें शिक्षा व समानता जैसे अधिकारों को शामिल करने और आदर्श बातें की जाती रही हैं। क्योंकि किसी भी देश या समाज में विकास की नींव रखने के लिए इस दोनों का होना बेहद जरूरी माना गया है। दूसरा दृश्य जो कि इस प्रकार से शुरू होता है। शहर का माहौल है। भवानी अपनी मेज पर फाइलों में व्यस्त है। नरोत्तम गांव से रिपोर्ट लेकर सीधे भवानी के पास पहुंचकर गांव का सब हाल सुनाता है। विशेषर हरिजनों का नेता था।
गांव के चुनावी सरगर्मी में ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। आगजनी वाली घटना में किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, किंतु इस घटना में सब कुछ मुस्तैदी से हो रहा था। पूर्व मंत्री शुकुल बाबू का चुनाव में ठोक कर खड़ा होना, दोनों के बीच समसामयिक परिस्थितियों के बारे में बात होती है कि आज भी हरिजनों की जिंदगी बदतर ही है। इस आगजनी में 9 लोगों के जल कर मर जाने के बाद भी मामला ठंडा पड़ गया था, जबकि विधानसभा तक बात उठी थी। यहाँ पत्रकारिता का 2 चेहरा दिखाई देता है, जहाँ पर एक और नरोत्तम है जो सही और सत्य पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर दूसरी ओर भवानी है जो पत्र का अधिक बिक्री कैसे और किस माध्यम से हो वैसी पत्रकारिता करता है। नाटक में समसामयिक परिस्थितियों का यथावत जिक्र है जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। तीसरा दृश्य जो कि इस प्रकार है, यहाँ दास साहब के घर में घरेलू दफ्तर का दृश्य है। यहाँ पर लखन इस बात से हैरान है कि बीशू की हत्या की खबर अखबार में छपी है। हरिजनों के सारे वोट विपक्षी पार्टी शुकुल बाबू को चली जाएगी, इस बात से वह आतंकित है। चुनावी दाव पेच और वोट कैसे और किस तरह लालच देकर लिया जाए, इसकी योजना बनाई जाती है। नाटक में चुनावी माहौल को दिखाया गया है। चौथा दृश्य जो कि इस प्रकार से शुरू होता है, विशेषर की मौत से क्रोधित हो जाता है लोग, बिंदा क्रोधित बहुत हो जाता है, उसके मौत का बदला लेने के लिए तैयार रहता है। महेश और रुक्मा इसे इस पचड़ी में न पड़ने की सलाह देते हैं। विशेषर की मौत के कारण गांव में सभी ग्रामीण नारे और जुलूस निकालकर आक्रोश बहुत क्रोधित में दर्शाते हैं। वहीं शुकुल बाबू गांव में जनसभा करते हैं। आगामी चुनाव के मद्देनज़र जनसभा का अंत शुकुल बाबू और दास साहब के लोगों के बीच के मारपीट से होती है। पांचवा दृश्य जो कि इस प्रकार शुरू होता है, राजनीति में किस प्रकार प्रलोभन देकर रैलियों में भीड़ इकट्ठी की जाती है, इसमें यह तरकीब लगाता है शुकुल बाबू अपनाते हैं। इस रैली से दास साहब के पार्टी के लोग आगामी चुनाव के मद्देनज़र थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वैसे भी दास साहब के पार्टी के लोग उनसे बेहद नाराज थे। लखन को शुकुल बाबू के मुकाबले खड़े करने से दास साहब मामले की पुनः रिपोर्ट बनाने के लिए सक्सेना को कहते हैं। अप्पा साहब से पार्टी के सभी लोग मतभेद को दरकिनार करके पार्टी का साथ देने के लिए कहते हैं। छठा दृश्य जो कि इस प्रकार शुरू होता है, मसान का दफ्तर, जहां महेश और बिंदा नरोत्तम के कहने पर आगजनी की सबूत लेकर जाते हैं। दत्ता बाबू द्वारा ढंग से और मामले की गंभीरता को न समझते हुए बेहद लापरवाही के साथ पेश आते हैं, जिससे वे दोनों गुस्से में वापस चले जाते हैं। नरोत्तम का इस बात से आग बबूला होकर मसाल छोड़ने की बात करता है। सातवां दृश्य जो कि इस प्रकार है, गांव में दास साहब के जन संबोधन की तैयारी जोरों से की जा रही है, जिसमें जोरावर पूरी व्यवस्था का जायजा खुद बारीकी से ले रहा है। इस बात से जोरावर खुद बहुत तिरस्कृत महसूस करता है। इसी बीच काशी जो कि शुकुल बाबू के विरोधी पार्टी का सदस्य है, इस मौका का फायदा उठाता है और जोरावर को भड़काकर चुनाव में खड़े होने की राय देता है। आठवां दृश्य एसपी सक्सेना बीशू की मौत की पुनः तहकीकात करने का
गांव आता है। समूचे गांव में खलबली मची हुई है। सक्सेना एक एक कर के सबकी गवाही लेता है। बिंदा ने साफ साफ जोरावर का नाम बताया और आगजनी के पीछे भी उसी के हाथ होने के कारण वो बिशु के जान का दुश्मन था। आगजनी के सभी सबूत बिशु ने इकट्ठे किए हुए थे, जिसमें जोरावर की संलिप्तता का थी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी जहर से मौत की बात पता चली थी। 9वां दृश्य जो कि इस प्रकार है। अचानक सक्सेना के गेस्ट हाउस पर रात को महेश आता है। बिंदा की गवाही के कारण उसकी पिटाई की बात बताता है और जिन लड़कों ने बिशु को जहर दी थी उनके बारे में बताता है। उन दोनों को पकड़ लीजिए, वही एकमात्र सबूत है, नहीं तो बिंदा ही उसे मार डालेगा। दोनों लड़के टिटहरी गांव के हैं, बिंदा भी वहीं गया है। 10वां दृश्य जो कि इस प्रकार से है। सक्सेना के रिपोर्ट में जोरावर को साफ साफ हत्यारा घोषित किया गया। जोरावर के चुनाव में खड़े होने से होने वाले नुकसान से दास साहब हैरान हो जाते हैं। जोरावर को सक्सेना की रिपोर्ट से धमकाते हैं और वह चुनाव में खड़े होने के फैसले को बदल देता है। दास साहब इस मामले में बिंदा को बिशु का हत्यारा बताते हैं कि रुकमा के साथ संबंध को बिंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया। चोरी छुपे उसने इस कार्य को अंजाम दिया। दास साहब ने DIG को कहा कि सक्सेना को सस्पेंड कर दो और बिंदा को गिरफ्तार करो। इस दृश्य में राजनीति ही में व्याप्त शक्ति का दुरुपयोग साफ दिखाई देता। ईमानदारी का कोई वजूद नहीं, यह भी साफ दिखाई देता है। 11वां दृश्य जो कि इस प्रकार से है। जोरावर के घर पर जश्न का माहौल रहता है, जहां उसके बिशु के हत्या के मामले में साफ बाहर निकल जाने की खुशी में नाचने वाली को बुलाया गया है। दूसरी तरफ सिन्हा IG के प्रमोशन और शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। उधर थाने में बिंदा को मार मार के बिशु से खून का इकरार करवाने में लगे हैं। महाभोज नाटक में कभी दृश्य दास साहब के घर का दिखाया जाता है तो कभी थाने में पिटता हुआ बिंदा का। एक तरफ दास साहब बिंदा को फंसाकर दुनिया के सुख और आराम फरमा रहे हैं, वहीं बेकसूर बिंदा दर्द से कराह रहा है, दर्द से कुहर रहा है, इसको कहा जाता है। पुनः जोरावर के घर का दृश्य है, सिन्हा का पार्टी का दृश्य है और दास साहब के खाने पीने का दृश्य आता है। यह सभी महाभोज चलते रहता है। फिर थाने का दृश्य आता है। बिंदा कराह रहा होता है। महेश वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाता है और नाटक समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये 11वां दृश्य था जो कि लास्ट था। अब हम लोग इसका थोड़ा निष्कर्ष जान लेते हैं। इस महाभोज नाटक जो कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित है, इस नाटक का हम लोग निष्कर्ष जो कि इस प्रकार से हैं। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक अपने नाम को पूरी तरह से सार्थकता प्रदान करता है। महाभोज अर्थात बड़ा भोज, बड़ा आयोजन, जिसमें खाने के लिए बड़े बड़े लोग आमंत्रित किए जाते हैं, किंतु यहाँ पर बड़ा भोज किसी खाने को लेकर नहीं बल्कि व्यक्ति वर्ग की अस्मिता से जुड़ी है। इस नाटक में मन्नू भंडारी ने राजनीति के सिर्फ एक रूप को ही नहीं दर्शाया है, अपितु अपने प्रयासों के माध्यम से उन्होंने ऐसी चीज़ों को भी उजागर किया है जो सहज नहीं है। मित्रों, महाभोज नाटक का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों को देखने के बाद ही आपका महाभोज नाटक समाप्त होगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।